नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 12 सितंबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। कल कैबिनेट की बैठक में कई सारे इंपॉर्टेंट स्कीम का ऐलान किया गया है, उन सभी को हम लोग देखेंगे। और सितंबर का महीना है, ये 12 सितंबर है, ये 17 नवंबर को आपका एग्जामिनेशन है। तो आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें अक्टूबर के करंट अफेयर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, इस तरह से पीछे से जाते जाइए जनवरी तक, तो आपके करंट अफेयर जो हैं जनवरी से लेकर सितंबर तक में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब अब करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़ा कीजिए, पहले का भी रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। जनवरी टू सितंबर अक्टूबर तक के करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा सवाल बनेंगे आपके। 71 बीपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कृपया करंट अफेयर को अब सीरियसली पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि 1 ईयर का करंट अफेयर कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ता है। पीटी के लिए 1 ईयर और मेंस के लिए 6 मंथ का करंट पढ़ना पड़ता है। लेकिन मेंस में रेफरेंस पॉइंट कई बार 1.5 साल 2 साल पुराने करंट अफेयर से भी उठाए जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर की समझ होनी चाहिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब के सब आपको लाइन बाय लाइन क्लियर करवाऊंगा मैं। ओके, एक इन्फॉर्मेशन और कि 71 बीपीएससी को लेकर अपना नया ग्रुप शुरू हो रहा है 20 सितंबर से। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ 20 सितंबर से, क्योंकि फिर जब शुरू हो जाएगा तो कोई सब्जेक्ट आपका छूटे ना, फिर आप बाद में मैसेज करते हैं कि मेरा तो अब मुझे जुड़ना है। ज्योग्राफी पता चला 2 क्लास का ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, तो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं, इसलिए शुरू से ही जुड़िए, वही सही रहेगा आपके लिए। 299 फ़ी है, 299 पर मंथ फ़ी में इतना सारा कुछ आपको मिल रहा है, मॉडल आंसर से लेकर मैगजीन तक, न्यूज़पेपर डिस्कशन, पीडीएफ से लेकर कॉपी चेक तक, और क्या ही चाहिए आपको। अगर आप मंथली लेंगे तो ये है, 2 मंथ का 550 है। अगर आप जुड़ेंगे तो सही रहेगा। यूट्यूब से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एस्पिरेंट पर, एस्पिरेंट अगर ज्वाइन करते हैं यूट्यूब से तो भी आपको मिल जाएगा आंसर राइटिंग। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्या है पहला टॉपिक है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जन आरोग्य योजना जो है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका विस्तार किया गया है। इसका विस्तार का क्या तात्पर्य है वो तो हम देखेंगे ही न्यूज़ में डिटेल में। पीआईबी से मैंने उठाया है। कैबिनेट की कल दरअसल बैठक हुई है और कई सारी योजनाओं को विस्तारित किया गया। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है, इसका 4th फेज़ शुरू किया जा रहा है, इसका 4था चरण शुरू किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ योजना भी है, उसके अलावा प्रोजेक्ट मौसम भी है, इसको भी जरा सा हम लोग समझेंगे। ये सारे के सारे कल कैबिनेट के द्वारा हरी झंडी दिखाए गए हैं और उसके पश्चात इसको लागू कर दिया गया है। इसके साथ में देखिए क्या है इस योजना में कि 70+ एज ग्रुप के जो भी भारत के निवासी होंगे, बजाते वो किसी भी आय ग्रुप में आते हों, लो इनकम ग्रुप में हो, मिडिल इनकम ग्रुप में हो, हाई इनकम ग्रुप में हो, 70 साल से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन में गई थी तो उस समय उसने पोल में प्रॉमिस किया था, इलेक्शन के दौरान उसने प्रॉमिस किया था कि आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया जाएगा और भी लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो उसी का विस्तार किया गया है। अब 70+ एज ग्रुप के सभी वर्ग के लोग अब इसमें इंश्योरेंस में आ जाएंगे। क्या जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के क्राइटेरिया से बाहर हैं वो भी आ पाएंगे? बिल्कुल वो भी आएंगे। आपके भी घर में कोई बुजुर्ग होगा तो भी आ जाएगा, नो मैटर आपके घर की इनकम कुछ भी हो, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। दूसरा चीज़ यह है कि जो सरकारी पेंशनधारी हैं, ये आर्म फोर्सेज में हैं या किसी में है, पहले से उनका कोई जीवन बीमा चला रहा था, पॉलिसी में किसी में थे वो सरकार के तहत में, तो क्या अब उनको भी मिलेगा? बिल्कुल, उनके पास चॉइस होगा कि वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत में बीमा को लेना चाहते हैं या फिर जो उनका पहले से हेल्थ स्कीम चला रहा है क्या उसको लेना चाहते हैं, तो ये भी उनके पास में होगा। हेल्थ इंश्योरेंस का तात्पर्य होता है अगर आप बीमार होते हैं तो द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल कौन कौन से आयुष्मान भारत में क्या है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आपको नहीं मिलेगा, ये प्राइमरी चिकित्सा सेंटर जो होते हैं, प्राथमिक जो चिकित्सा होती है उसमें आयुष्मान भारत का उपयोग नहीं होता है। द्वितीयक और तृतीयक जो हेल्थ के सुविधाएं होती हैं, हेल्थ से जुड़े हुए इशू होते हैं, उसमें आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत में 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इस योजना को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है ये, देखिए पीआईबी से मैंने एक कंटेंट उठाया है। कहाँ से उठाया बंधुओं? तो पीआईबी से उठाया। आप भी देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और
अगर केवल पीडीएफ ही चाहिए हो आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन का और डेली न्यूज़पेपर का, तो वो भी मिल जाएगा आपको। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। बहुत ही मामूली सा फी है उसका और आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज की मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर एक लाइन है क्या, तो देखिए कौन कौन से इसमें कीवर्ड हैं। कीवर्ड कौन कौन से आप तो पहचान गए होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया है, प्रधानमंत्री के कौन सा योजना, तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का ही विस्तार किया गया है, उसी में लोगों को शामिल किया गया है। आय की परवाह मतलब इनकम ग्रुप कोई भी हो, कोई भी इनकम ग्रुप हो, लो इनकम ग्रुप हो, हायर इनकम ग्रुप हो या फिर मिडिल इनकम ग्रुप हो, सभी को मिलेगा। लगभग में 4.5 करोड़ लोग और भी होंगे जिनको मिल जाएगा। 70 वर्षों से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक होंगे, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, सबको मिलेगा, ठीक है। इसका लक्ष्य 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक, 4.5 करोड़ परिवार, 4.5 करोड़ परिवार और 4.5 करोड़ परिवार में 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर से लाभान्वित करना है। कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा बंधुओं, जो पूछा जा रहा है, जो पूछा जाएगा वो आपको यहीं पर मिलेगा। पीआईबी का है, इससे ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। न्यूज़ वाले भी यहीं से उठाते हैं। इस मंजूरी के साथ 70 वर्षों से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक कुछ भी हो, पीएमजेएवाई जन आरोग्य योजना लाभ उठाने के पात्र होंगे। वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई के तहत नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। एक कार्ड मिलेगा आपको, और आपको पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत जो योजना है ये कैशलेस और पेपरलेस योजना है। इसमें किसी पेपर की ज़रूरत नहीं होती है, केवल एक थंब के द्वारा आप देश में कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। पीएमजेएवाई के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के 70 वर्ष अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को भी प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक अतिरिक्त टॉपअप कवर मिलेगा। अगर कोई परिवार है जिसको पहले से ही प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिला हुआ है, तो उस परिवार को जो वरिष्ठ होंगे उनको भी अब फिर से मिलेगा 5 लाख रुपए तक का प्रति वर्ष। आपने गौर किया, 5 लाख रुपए एक वर्ष के लिए होंगे हेल्थ कवर, न कि पर मंथ होगा, ठीक है। जिन्हें उन्हें परिवार के ऐसे अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होगा जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कि परिवार में अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति हैं तो उनका लिए 5 लाख रुपए अलग होगा, और परिवार के अगर नॉन वरिष्ठ लोग जो हैं, जो 70 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनके लिए कवर अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि वरिष्ठ आदमी पर अगर पैसा खर्चा हो गया तो बाकी लोगों पर अब नहीं हो पाएगा क्योंकि खबर ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। वरिष्ठ नागरिक के लिए बिल्कुल अलग होगा और बाकी सदस्यों के लिए बिल्कुल अलग होगा परिवार में। डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा। इसी चीज़ को अगर शब्द में लिख कर दे दिया जाए तो कठिन होगा आपके लिए एलिमिनेट करना, ओके। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक को जो पहले से ही केंद्र सरकार के स्वास्थ्य योजना, पूर्व में सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस, सीएपीएफ जैसे किसी भी योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो वे अपनी मौजूदा योजना चुन सकते हैं। वो विकल्प में चयन कर सकते हैं। उनके पास में अधिकार होगा कि पुरानी योजना को जारी रखना चाहेंगे या नई योजना के साथ वो जुड़ना चाहेंगे, ओके। जो उनके लिए सही होगा उसमें जुड़ेंगे। स्वास्थ्य बीमा, उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत हैं, वे भी पीएमजेएवाई के तहत लाभ लेने के भी पात्र होंगे। अगर वो लेना चाहेंगे तो इसमें भी शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। आपको पता ही होगा दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कौन सी है, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत। 12.34 करोड़ परिवार के 55 करोड़ व्यक्तियों को पहले से ही माध्यमिक और तृतीयक, यही मैंने आपको बताया, माध्यमिक को मैंने द्वितीयक कहा था, माध्यमिक और तृतीयक स्तर का देखभाल मिलता है। तृतीय प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर आयुष्मान भारत काम में नहीं आएगा। ये माध्यमिक और तृतीयक यानी कि गंभीर बीमारी या कोई बीमारी है इस तरह का, तो उसमें आपको ये काम देगा। और ये बहुत अच्छी योजना है, शानदार योजना है, ठीक है। प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक के प्रतिवर्ष स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। पात्र परिवार के सभी सदस्यों को, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, योजना का अंतर्गत शामिल किया गया है। इस योजना में 49% महिलाएं लाभार्थी सहित 7.37 करोड़ लाभार्थियों ने अस्पताल में भर्ती होकर उपचार करवाया है। अब तक जनता को इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फायदा हुआ है। मतलब कि जनता के हेल्थ पर भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा चुकाया है। तो चुकाना भी तो चाहिए था, पैसा है किसके लिए, जनता का ही तो है, जनता पर ही खर्च करो। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कवर के विस्तार की घोषणा 1 अप्रैल 2024 में मोदी जी ने की थी।
पीएमजेवाई योजना में लाभार्थी आधार का निरंतर विस्तार देखा गया है। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में लिखा हुआ है। देश भर में कई सारे कार्यकर्ता और कई सारे जगहों पर इसका विस्तार हुआ है। बस ये ध्यान में रखिएगा कि नई योजना क्या है। नई योजना में 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी को कवर प्रदान किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगली योजना है कौन सी, कल फिर से कैबिनेट ने अप्रूव किया है। क्या है, तो कैबिनेट अप्रूव 10,900 करोड़ का लिखा हुआ है। स्कीम फॉर ई मोबिलिटी पुश, मतलब कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को देश में इंक्रीज करने के लिए 10,900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया है भारत की सरकार ने। कैबिनेट ने कल अप्रूव किया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कैबिनेट की कल बैठक हुई और उन्होंने धराधर एक से बढ़कर एक स्कीम जारी किए हैं। क्यों जारी किए हैं? हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में और महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं गुरु। चलिए कोई बात नहीं, इलेक्शन के बहाने ही बहुत कुछ मिल तो रहा है ना जनता को। देखिए पीएम ई ड्राइव स्कीम, इसको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया बंधुओं? पीएम ई ड्राइव स्कीम। इसको भी मैंने पीआईबी से उठाया। मैं आपको पढ़ाऊँगा, लाइन बाय लाइन सारे क्लॉज पढ़ाऊँगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। द हिंदू ने भी तो पीआईबी से ही लिया होगा। ज़रा ध्यानपूर्वक देखेंगे देश भर में क्या क्या स्थापित किए जाएंगे। तो भाई ई बस से लेकर 72,000 चार्जिंग स्टेशन तक, मतलब कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। अब संरचना, इसका क्या तात्पर्य होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो अपने आप ही इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इसके खरीदार बढ़ जाएंगे। आपसे अगर पूछे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं, तो क्या बोलोगे आप? पहला क्या कारण है भाई? पैसा नहीं है। पहला कारण तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? पैसा है भी तो लंबी दूरी की यात्रा तय करने में अभी सहज महसूस नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो हर जगह पर मिल जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन को लेकर अभी भी अनुकूलन नहीं बना है देश भर में। अगर आप सोचेंगे कि आप दिल्ली से पटना तक चले जाएं तो हो सकता है कि बीच में आपका गाड़ी बंद पड़ जाए, नहीं मिले, या हो सकता है कि मिल भी जाए। कोई श्योरिटी नहीं होती है। जिस प्रकार से पेट्रोल पंप को लेकर श्योरिटी होती है उस प्रकार से नहीं होती। तो इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं आपसे अगर पूछा जाए उपाय, तो गूगल मैप पर हम इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग जगह दिखा सकते हैं। जिस प्रकार से अभी पेट्रोल पंप दिखता है उसी प्रकार से हम दिखा सकते हैं। ये भी कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ पर है, किन किन रूट पर आप आसानी से जा सकते हैं। या तो इस प्रकार के व्हीकल बनाए जाएं जो लंबी लंबी दूरी तक चल सकें। क्या पेट्रोल जिस तरह से 2 मिनट में भर जाता है टंकी, क्या इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट पर उतनी ही तेज़ी से कार चार्ज हो जाएंगे, या वहाँ पर वेट करके समोसा खाने बैठना पड़ेगा, है ना? तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये कुछ चैलेंजेज हैं और ये जेन्युइन चैलेंजेज हैं जिनको समय के साथ में हमें एड्रेस करना पड़ेगा। अगर हमने ये लक्ष्य रखा है कि 2030 तक भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले देश में बदलना है, तो हमें इस चीज़ का समझना पड़ेगा। ज़रा देखते हैं पीएम ई ड्राइव स्कीम क्या है और किस तरह की चीज़ों को इसे बढ़ाने की बात की गई। 10,900 करोड़ बहुत पैसा होता है, कहाँ पर खर्च किया जाएगा, जरा इस चीज़ को समझते हैं। ओके, देखिए यही हेडलाइन से आपको पीआईबी पर मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2 साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, कितने साल की अवधि? 2 साल की। कीवर्ड ढूंढ रही है कीवर्ड को सही से। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, ई ड्राइव स्कीम का फुल फॉर्म यही है। ठीक है, क्या है? तो पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन और इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है पीएम ड्राइव योजना का। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया है। बिजली आधारित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनिशिएटिव व्हीकल एनहांसमेंट, पीएम ई ड्राइव योजना कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रालय कौन सा? हेवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ये अगला कीवर्ड हो गया। एक फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। 2 साल की अवधि के लिए और कितने हज़ार करोड़? 10,900 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। ये 4-5 कीवर्ड हो गए आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो भी मैं न्यूज़पेपर डिस्कशन करवाता हूँ उससे पीटी को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो। हालांकि मेंस में भी ये पूछा जाएगा आपसे। 2 वर्षों का अवधि के लिए व्यय किया जाएगा। योजना के प्रमुख घटक इस प्रकार से हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। E2W, E3W, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक, मतलब कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक। 2 व्हीलर भी, 3 व्हीलर भी, ई एम्बुलेंस भी और ट्रक भी। अन्य उभरते इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन देने के लिए 3,669 करोड़ रुपये की सब्सिडी मांग प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। यानी कि
इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर खरीदने पर, 3 व्हीलर खरीदने पर, ई ट्रक खरीदने पर, ट्रक जो होते हैं जो भारी सामान के लिए दरअसल यूज़ किए जाते हैं, या एम्बुलेंस खरीदने पर आपको क्या मिलेगा, तो सब्सिडी बांटा जाएगा 3,600 करोड़ अलग अलग सभी को। यह योजना 24.79 लाख ई 2 व्हीलर, 3.16 लाख 3 व्हीलर और 14,000 इलेक्ट्रिक बसों को सहायता प्रदान की जाएगी। 3,679 करोड़ रुपए कहाँ पर खर्च किए जाएंगे बंधुओं, तो ये 24 लाख करीब में 2 व्हीलर, 3 लाख 3 व्हीलर और उसके बाद से आपको 14,000 बसों के लिए खर्च किए जाएंगे 3,000 करोड़ रुपए। ओके। MHI योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारों के लिए ई वॉचर पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद के समय योजना के पोर्टल पर खरीदार के लिए आधार प्रमाणित ई वॉचर जारी होगा। ई वॉचर डाउनलोड करने के लिए लिंक खरीदार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इस ई वॉचर पर खरीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए डीलर को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद ई वॉचर पर डीलर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे PM ई ड्राइव पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। हस्ताक्षर युक्त ई वॉचर खरीदार और डीलर को SMS के माध्यम से भेजा जाएगा। योजना के तहत मांग प्रोत्साहन के प्रतिपूर्ति का दावा करने के उद्देश्य से OEM के लिए हस्ताक्षरित ई वॉचर आवश्यक होगा। ये क्या था? ई वॉचर क्या है? एक तरह से कूपन होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने गए हैं तो आप इस पोर्टल पर जाकर अपना आधार नंबर डालकर आप अपने लिए एक वाउचर डाउनलोड कर लीजिए और जहां पर आप खरीदेंगे वहां पर वो वाउचर दे दीजिए साइन करके। जिसको वाउचर मिला है वो अपना साइन करेगा और पोर्टल पर अपलोड कर देगा, सब्सिडी उसके खाते में आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने को लेकर थोड़े से लोग जागरूक होंगे। इस योजना में ई एम्बुलेंस को प्रोत्साहन देने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ई एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ दिया गया है। ई एम्बुलेंस के प्रदर्शन सुरक्षा मानकों को स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय और अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार किया जाएगा। राज्य परिवहन के लिए 4,391 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। 14,028 ई इलेक्ट्रिक बसों को खरीदा जाएगा। 40 लाख से अधिक आबादी वाले 9 शहर अर्थात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद में मांग एकत्रीकरण का काम CELS द्वारा किया जाएगा। मतलब कि जो बड़े शहर हैं जहाँ की आबादी 40 लाख से ज़्यादा है, उन शहरों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तर्ज पर इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दे रहा है। अगर आप दिल्ली आए होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं। पटना में भी आई थिंक गवर्नमेंट ने शुरू किया था, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कहीं न्यूज़ में पढ़ा था, पता नहीं शुरू हुआ है कि नहीं। लेकिन दिल्ली में अगर आप आएंगे तो इलेक्ट्रिक बसें आपको दिखेंगी। सस्ता सा AC वाली मस्त बसें होती हैं, बगल से गुजर जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बस गई हैं। आवाज़ तो करती ही इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये क्या मैं बता रहा हूँ आपको, जो बड़े शहर हैं जिनकी आबादी 40 लाख से ज़्यादा है, उन शहरों में हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसों को इंट्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिक बसों को। शहर राज्यों को बसें आवंटित करते समय पहली वरीयता उन शहरों राज्यों को बसों की दी जाएगी जिन्हें MORTH वाहन स्क्रैपिंग योजना के दिशा निर्देश का पालन करते हुए अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों के माध्यम से पुरानी STU बसों को स्क्रैप करने के बाद खरीदा जा रहा है। मतलब ऐसे शहर जिन्होंने अपने यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पुराने वाहनों को हटाकर नए वाहन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्क्रैपिंग नीति क्या था, तो भाई पुराने वाहन को हटाओ, 15 साल या 20 साल से पुराने, 15 साल से ज़्यादा पुराने कमर्शियल व्हीकल और 20 साल से पुराने पर्सनल व्हीकल अगर आपका है तो उसको स्क्रैप कराइए और नया वाहन खरीदने जाएंगे तो भारत सरकार आपको सुविधा देती है। ट्रक द्वारा वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए ई ट्रकों के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। यह योजना इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाएगा। मतलब कि पहले क्या हो गया, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गया, बस हो गए भाई, ट्रक हो गया। अब इन सब को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन भी तो चाहिए, तो देश से 72,000 करीब में चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 22,100 फास्ट चार्जर ई बसों के लिए, 1,800 फास्ट चार्जर E2 यानी कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए 48,000 फास्ट चार्जर लगाने का प्रस्ताव है, देश भर में लगाया जाएगा। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को बढ़ाया जाएगा। इकोसिस्टम का मतलब कि संपूर्ण एक वातावरण होना चाहिए, दुकानदार भी बेचने को तैयार हों, मार्केट में डिमांड भी हो, वाहन बनाने वाले भी खूब वाहन बनाएं, खरीदार भी खूब खरीदें और चार्जिंग स्टेशन भी हों, रिपेयर करने वाले लोग भी हों, है ना। तो ये सारा क्या बन जाएगा, जिस तरह से वर्तमान गाड़ी के लिए कितना बड़ा इकोसिस्टम काम करता है, गाड़ी बेचने वाला, खरीदने वाला, बनाने वाला, उसके बाद से पेट्रोल पंप, फिर रिपेयरिंग सेंटर, ये सारा मिलकर एक गाड़ी को चलाने के लिए जिम्मेवार होते हैं।
उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी हो जाएगा। यह योजना सार्वजनिक परिवहन के साधनों का समर्थन, ठीक है। अब तो ये सब डेकोरेटिव बातें हो गई कि भाई बहुत अच्छा होगा सब कुछ, लेकिन मूल जो पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या किया जाएगा। कृपया उसको ध्यान में रखें। अब इसका बेनिफिट और इसका नुकसान जो है वो आपको सोचना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर ले चलता हूँ मैं। अगली जो टॉपिक है वो है सेंटर गिव्स क्लियरेंस फॉर मिशन मौसम। अब ये क्या है भाई? कल कैबिनेट की बैठक में इसको भी अप्रूव किया गया है। मिशन मौसम 2000 करोड़ रुपये खर्चे किए जाएंगे। इसके लिए कितने हज़ार करोड़? 2000 करोड़ खर्चे किए जाएंगे। क्या है भाई ये? और कैबिनेट ने अप्रूव किया है तो योजना तो पूछी जा सकती है आपसे पीटी में सभी जगहों पर। तो ज़रा हम देखेंगे मिशन मौसम क्या है और क्यों इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही है, किस प्रकार से लोगों के काम आ सकता है, कौन सा मंत्रालय है, इन सभी चीज़ों को ज़रा हम लोग देखते हैं। ओके, देखिए क्या है ये टॉपिक क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत बनाने के लिए, ध्यान से देखिएगा क्या क्या है। 2000 करोड़, कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें जिसको घेरा जा सकता है? पहला है 2000 करोड़ हर मौसम ऑल वेदर के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत बनाने के लिए मिशन मौसम को स्वीकृति दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा। क्लियर हो गया? मिशन से मौसम के चरम घटनाओं, अत्यधिक एक्सट्रीम कंडीशन जब बन जाता है, जैसे एक्सट्रीम कंडीशन की इस बार हीट वेव देखा ना आपने, पता है कल के न्यूज़पेपर में क्या था? कल के पोर्टल पर अभी आया है, द हिंदू में तो नहीं आया था। मैंने देखा कि उसमें था कि 2024 का जो समर रहा है ना, वो अब तक का जब दर्ज किया गया सबसे गर्म समर रहा है। जब मैंने आपको हीट वेव जब चल रहा था भारत में मई जून के समय में, मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपको पढ़ाया था कि आने वाले कुछ दिनों में ये न्यूज़ आएगा कि इस साल का गर्मी सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। और फिर अगले साल जब गर्मी पड़ेगी 2025 में, तो उसके बाद फिर यही न्यूज़ आएगा कि इस साल की गर्मी सबसे तेज़ गर्मी रही है। ये क्या है? मैंने आपको एक बार समझाया था कि मौसम तो पहले भी गर्म और सर्द होती ही थी, पहले भी गर्मी ठंडा ये सब चीज़ें देखते ही थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण हर चीज़ एक्सट्रीम हो गया है। जैसे वर्षा ही एक्सट्रीम हो गया है, कहीं पर सूखा ही अगर पड़ रहा है तो एक्सट्रीम हो गया। अभी ठंड जब पड़ेगी इस बार, पहले से ही न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, तो एक्सट्रीम ठंड पड़ेगी इस बार, अत्यधिक पड़ेगी। तो वही एक्सट्रीम कंडीशन, चरम घटनाओं को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में अतिरिक्त मदद मिलेगी। उन्नत सेंसर, उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटर कहाँ से लाएंगे? अमेरिका से कि चीन से? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन चल रहा है देश में, जिसमें बहुत सारे सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जा रहा है। एक दो के नाम अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताएं। अगली पीढ़ी के रडार उपग्रह प्रणाली, विज्ञान का हम उपयोग कर रहे हैं किस चीज़ से लड़ने के लिए? अब जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। उसका शानदार उदाहरण हो सकता है मिशन मौसम। हाई सेंसर यूज करेंगे, हाई टेक के सुपर कंप्यूटर, रडार और उपग्रह प्रणाली, स्पेस टेक्नोलॉजी का भी हम उपयोग कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से खुद को बचाने के लिए। और देखिए एक शब्द यूज़ किया भारत सरकार ने, जलवायु स्मार्ट भारत बनाने के लिए। ठीक है, ये शब्दावली इम्पॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग के लिए, उत्तर लेखन के लिए। वहाँ पर अगर आप यूज करेंगे ना जलवायु स्मार्ट भारत बनाने के लिए, तो आपको थोड़ा सा अलग प्रायोरिटी मिलेगा। ठीक है, फिर से वही लाइन होगा कि मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। मोदी जी का बर्थडे आने वाला है। चलिए देखिए, 2000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मिशन मौसम को आज स्वीकृति प्रदान की गई है। मिशन मौसम को मुख्य रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कीवर्ड मिल गया आपको, कौन सा मंत्रालय? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान एवं सेवाओं को जबरदस्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बहुआयामी परिवर्तनकारी पहल होने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, यह मौसम की चरम घटनाएं अभी मैंने समझा दिया। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए कौन कौन से इम्पैक्ट पड़ रहे हैं जलवायु परिवर्तन का? तो यही जो एक्सट्रीम कंडीशन बन जाता है, यही तो इम्पैक्ट है, यही तो प्रभाव है ना। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव यही है, जो ठंड भी एक्सट्रीम हो जाता है, सब चीज़ एक्सट्रीम जो होता है, यही तो प्रभाव है। बचपन में जो हम लोग पढ़ते थे कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, तो पड़ रहा है अब, है ना। निपटने में नागरिक और देश के प्रत्येक उपयोगकर्ता सहित हितधारकों को बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद मिलेगा। यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लंबे समय में समुदाय, क्षेत्र और इकोसिस्टम की क्षमता एवं अनुकूलन को व्यापक बनाने में सहायता करेगा। सारा कुछ समझ में आ रहा है आपको कि मैं बस पढ़ता जा रहा हूँ? समझिएगा तो याद नहीं करना पड़ेगा आपको, समझ गए होंगे कि क्या है इसमें।
मिशन मौसम के हिस्से के रूप में भारत वायुमंडलीय विज्ञान, विशेष रूप से मौसम निगरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान, प्रबंधन में अनुसंधान एवं विकास तथा क्षमता को तेजी से विस्तार करेगा। उन्नत अवलोकन प्रणाली, मतलब कि हमारे पास में डेटा होना चाहिए। अवलोकन का मतलब हमें दिखना, जैसे साइक्लोन आता है तो उससे पहले आपने एक फ़ोटो देखा, जैसे घूमते 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 बादल को दिखाया जाता है, वो अवलोकन प्रणाली ही है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि अब किस दिशा में आगे बढ़ेगा। सुपर कंप्यूटर पहले से प्रिडिक्ट करता है, मौसम विज्ञान में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वो प्रिडिक्ट करता है कि भाई उड़ीसा में इसका लैंडफॉल होगा कि आंध्र प्रदेश में होगा, है ना, उड़ीसा के किन किन जिलों में होगा, ये कैसे पता चल जाता है पहले ही हमें। तो पूर्वानुमान किया जाता है कंप्यूटर और हाई सेंसर्स के बदौलत, उपग्रह प्रणाली के बदौलत। ओके, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके मिशन मौसम अधिक स्पष्टता के साथ मौसम भविष्यवाणी के लिए एक नया मानदंड स्थापित करेगा। अगला देखिए क्या है कि मिशन के केंद्र में अस्थायी व स्थानिक पैमाने पर अत्यधिक सटीक समय पर मौसम और जलवायु की जानकारी प्रदान करने के लिए अवलोकन और समझ में सुधार हो जाएगा। मौसम के पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता चेतावनी, मौसम की चरम घटनाएं, चक्रवात, कोहरा, जो भी कुछ होता है ना वेदर से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों में हमें थोड़ा सा प्रगति मिल जाएगा। इसके बाद मिशन मौसम के महत्वपूर्ण तत्वों में उन्नत सेंसर, कौन कौन सी चीज़ों का इसके तहत उपयोग किया जाएगा। बहुत ही हाई क्वालिटी के सेंसर क्या होते हैं, आपके फ़ोन में भी सेंसर होगा। जैसे कॉल आता है, आप कान पर लगाते हैं फ़ोन, तो फ़ोन का स्क्रीन का लाइट अपने आप ऑफ हो जाता है, कैसे, उसमें सेंसर लगा हुआ है ना। उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटर के साथ अगली पीढ़ी के रडार, उपग्रह प्रणाली की तैनाती, बेहतर पृथ्वी प्रणाली मॉडल का विकास किया जाएगा। वास्तविक समय डेटा प्रसार के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली, जिसको GIS कहा जाता है, ये भी यूज किया जाएगा। सब कुछ इसमें शामिल करके हम क्या करेंगे दरअसल में, तो मौसम की पूर्वानुमान करेंगे सटीक तरीके से, और ऑल वेदर स्मार्ट भारत बनाएंगे, जलवायु स्मार्ट भारत बनाएंगे, जिसमें हमें पहले से पता होगा कि कौन सी कंडीशन बनने वाली है। चलिए ठीक है, पहले से पता हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे। पहले से पता हो गया कि चक्रवात बहुत तेज आने वाली थी, क्या करेंगे, हम लोगों को वहाँ से निकाल लेंगे, है ना। मिशन मौसम से कृषि, आपदा प्रबंधन, रक्षा, पर्यावरण, विमानन, जल संसाधन, विद्युत, पर्यटन, इन सभी चीज़ों मदद मिलेगा, और सभी चीज़ों मदद मिलेगा। बस यही है इसमें मिशन मौसम में, तो यही चीज़ था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 3 संस्थान कौन कौन से, ये ध्यान में रखिएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर है, ये पूना में है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र मुख्य रूप से मिशन मौसम को लागू करेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 3 डिपार्टमेंट हैं जो इसको लागू करेंगे, कौन कौन से, तो ये तीनों के नाम रहे। इन संस्थानों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, शिक्षाविधि, उद्योग के सहयोग के साथ साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अन्य संस्थान से भी मदद मिलती है। ये था मिशन मौसम के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है। अगला जो न्यूज़ है ये PT के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इस न्यूज़ को अभी अमल लाने में, मतलब इस तरह के एक्ट निर्माण अभी समय लगेगा। हालांकि नीति आयोग के पास में गया है, तो नीति आयोग यानी कि सर्वे सर्वा हो गया। नीति आयोग देश का टॉप थिंक टैंक है और प्रधानमंत्री जी इसके खुद अध्यक्ष होते हैं। देखिए क्या है ये न्यूज़, तो नीति आयोग ग्रुप जो है उसको सुझाव मिला है। किसके लिए सुझाव मिला है, तो सुझाव मिला है कि भाई साहब अगर भविष्य में कोई बहुत बड़ा पेंडेमिक आए, है ना, जैसे कोरोना है, कोरोना तरीके का कोई और कुछ आता है, तो उसको लेकर पहले से ही प्रिपेयर क्यों न रहा जाए। दरअसल में एक एक्सपर्ट पैनल ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था नीति आयोग के द्वारा। कब किया गया था, 2023 में। क्या नाम था उस एक्सपर्ट ग्रुप का, किसने हेड किया था उसको, तो डॉक्टर रेणु स्वरूप। ये कौन है, तो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। समझ सकते हैं, मतलब कि बिल्कुल ही विद्वान टाइप के लोग होंगे। डॉक्टर रेणु स्वरूप जी को, जो सेक्रेटरी रही हैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के, जून 2023 में, पिछले साल जून 2023 में एक ग्रुप बनाया गया था जिसका काम ये रखा गया था कि भविष्य में आने वाले पैंडेमिक या एपिडेमिक से, महामारी अगर कोई आती है तो उससे किस प्रकार से लड़ा जाए, क्या उसको लेकर आमूल-चूल परिवर्तन, मतलब बड़े परिवर्तन कौन से करने चाहिए हमें। उसी ने बोला है कि हमें एक एक्ट पास करना पड़ेगा, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, यही तो हुआ ना। ये एक्ट हमें लाना पड़ेगा, जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, तो कोई मान लीजिए कोई संक्रमण कर फैलाने वाला, ये संक्रमित करने वाला बीमारी या संक्रमित नहीं करने वाला भी बीमारी अगर बड़े स्तर पर फैलता है तो हम उसको क्या कर सकें, उस समय डील कर सकें।
अब ये एक्ट अगर पारित हो जाता है तब तो सही रहेगा, है ना। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया इस एक्ट का कि इमरजेंसी सिचुएशन में डिपार्टमेंट खेलने की जगह पर हम एक होकर समन्वित होकर काम कर सकें, यही इसका मुख्य रूप से एम रखा गया है। तो देखिए, अगर ये एक्ट पारित हो जाता है तब तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल में आप ये याद रखिएगा कि डॉक्टर रेणु स्वरूप जो कमेटी है किससे जुड़ा हुआ है, तो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में किस प्रकार से निपटा जाए, मतलब कि देश में अगर लोक स्वास्थ्य पर बहुत ही बड़ा कोई प्रभाव पड़ा जिस प्रकार से कोरोना है, तो उसको कैसे डील किया जाए, इसी को लेकर अध्ययन किया है इस ग्रुप ने। और उसने रिकमेंड किया है कि एक फेमा एक्ट बनाना पड़ेगा, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट पारित करना चाहिए। डॉक्टर रेणु स्वरूप जी ने इसको हेड किया है। इतना भी अगर ध्यान रखेंगे तो अभी के लिए काम चल जाएगा अपना। और आज का वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।